गुड मॉर्निंग। कल हमने इससे पहले तक ख़त्म कर लिया था, ठीक है। आपके चैप्टर 3 चल रहा है, ये क्लास 12 की हिस्ट्री एनसीईआरटी पहला पार्ट का, ठीक है। तो सोशल डिफरेंसेस देखने हमें इसमें कि कास्ट के बियॉन्ड में भी और कितने ज़्यादा सोशल डिफरेंसेस थे, यानी कास्ट के बेसिस पर तो थे ही, और कौन कौन से बेसिस पर थे। तो आपको बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे आप कास्ट वर्ड से, ठीक है ना। ये कास्ट वर्ड जो है ये हायरार्किकल ऑर्डर शो करता है सोशल कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। इससे क्या है, द आइडियल ऑर्डर लेट डाउन हुआ था धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। मैंने आपको पहले ही बताया, ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो किताबें हैं ये सबसे ज़्यादा आइडियल ऑर्डर प्लेस करती है हमारी सोसाइटी में। हर व्यक्ति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी कास्ट है, कौन सा उसका वर्ग है, ये सब कुछ। तो ब्राह्मण अपने आप को क्लेम करते थे कि जो उनकी रैंक है वो फर्स्ट है सोशल ऑर्डर के अंदर, ठीक है। उनके पास डिविनली ऑर्डेंड है ना। तो और उसके बाद जो लास्ट में जो रैंक है वो शूद्र, जिनको अनटचेबल्स कहा जाता है, उनकी है, ठीक है। तो ये पोजीशन जो थी वो बाय बर्थ रिजर्व करती थी कि अगर कोई ब्राह्मण है, अगर उसका बेटा होता है तो उसके पास भी ऑटोमेटिकली वही पोजीशन पहुंच जाएगी जो उसके पिताजी ब्राह्मण के पास में थी। तो बाय बर्थ ये ऑर्डर इशू था। अब राइट ऑक्यूपेशन, जो धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र है उन्होंने क्या करा है, कुछ रूल्स बनाए हैं ऑक्यूपेशन के बेसिस पर। तो उन्होंने 4 कैटेगरीज बताई थी बढ़ना की, उनके काम के आधार पर कि जो व्यक्ति जो काम करता है उसके आधार पर उसकी सोशल कैटेगरी कितनी डिस्क्राइब करी, 4 कैटेगरीज बताई गई। तो ब्राह्मण जो थे वो क्या करते थे, वेदास को टीच करते थे, ठीक है। तो उनका काम होता था वेदास टीच करना, उनको स्टडी करना, सेक्रीफाइसेस करना, परफॉर्म करना, और सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म भी करना, ठीक है। और गिफ्ट को रिसीव करना। तो जो ब्राह्मण्स होते थे उनकी फर्स्ट पोजीशन थी, और ब्राह्मण्स का काम होता था वेदास को टीच करे, स्टडी करे, जो सेक्रीफाइस रिचुअल्स होते हैं उन सबको करे, ठीक है। और जो सेकंड नंबर था वो क्षत्रिय का था। क्षत्रिय जो होते हैं वो वारफेयर में इंगेज रहते हैं। उनका काम क्या होता है, लोगों को प्रोटेक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन में जस्टिस लेकर के आना, है ना, और वेदास की स्टडी करना। और जो भी सेक्रीफाइसेस वगैरह ब्राह्मण्स करवा रहे हैं, ये लोग करवाते हैं ब्राह्मण्स के थ्रू, तो उनको गिफ्ट देना। लास्ट के जो 3 ऑक्यूपेशन है उनमें पहला आता वैश्या है। वैश्या से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एग्रीकल्चर मतलब ट्रेड का काम करें, एग्रीकल्चर करें, पेस्टोरिज्म करें या ट्रेड करें। तो एग्रीकल्चर, पेस्टोरिज्म और ट्रेड करने वाले लोगों को वैश्या में एक्सपेक्ट किया गया, या फिर वैश्या कैटेगरी में आए गए। जो शूद्र होते थे उनका एकमात्र ऑक्यूपेशन होता था वो होता था जो ऊपर के 3 वर्णा हैं जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको सर्व करना, ठीक है। ये किसका होता था, ये शूद्र का ऑक्यूपेशन होता था। ब्राह्मण जो थे वो 2 या 3 स्ट्रेटजीज में इन्फोर्स करते थे अपने नॉर्म्स को। तो पहला उनका क्या होता था कि वर्णा ऑर्डर को डिवाइन ओरिजिन पर मानते थे। वो कहते थे कि जन्म से ही भगवान ने ही इन सब चीज़ों कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र सब भगवान की मर्जी से बने हुए हैं। दूसरा, वो राजा को एडवाइस करते थे कि वो इन नॉर्म्स को अपने किंगडम के अंदर फॉलो करवाए। जैसे जो नॉर्म्स बने हुए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और आपके वैश्यास को लेकर के, इन नॉर्म्स को वो चाहते थे कि राजा अपने किंगडम के अंदर फॉलो करे। तीसरा, वो चाहते थे कि वो अटेम्प्ट करे कि वो लोगों को परस्यूट करे, कि वो अपने बर्थ के हिसाब से ही अपना स्टेटस डिटरमाइन कर लें। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य। ये सोशल ऑर्डर्स में भी इशू हो जाए, सोशली भी लोग इसको मेंटेन करें, माने, ऐसा वो अटेम्प्ट करवाना चाहते थे बाय बर्थ। ये इतना आसान नहीं था। महाभारत के टेस्ट के बारे में आपने पढ़ा है, देखा है, ठीक है ना। अब नॉन क्षत्रिय किंग्स कौन से थे उससे पहले हम ये देख लेते हैं इन बॉक्सेस में क्या लिखा हुआ है। हाँ, डिवाइन ऑर्डर के बारे में, कि ब्राह्मण से क्लेम करते थे कि जो वर्सेस और रिम्स जो उनके पास में आते, जो मंत्र वो ऋग्वेदा में उन्होंने पढ़े हैं, है ना, जिनको वो पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं, ठीक है, पुरुष सूक्त। तो उन्होंने अपने क्लेम को, जो उन्होंने क्लेम कराया ना कि उनके पास पावर है कि वो मंत्र पढ़ेंगे, रिचुअल्स करेंगे, पहली पोजीशन लेंगे, तो उन्होंने ये क्लेम कहाँ से किया है, ऋग्वेदा के अंदर लिखा हुआ है। ऋग्वेदा का पुरुष सूक्त जो है उसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। उन्होंने सेक्रीफाइस को डिस्क्राइब किया है पुरुष को। तो पुरुष को बोला है द प्रीएमेबल मैन, ठीक है। ये ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, सारे जो यूनिवर्स के एलिमेंट्स हैं जिनमें 4 कैटेगरीज को डिस्क्राइब किया गया। तो ब्राह्मण से जो है वो क्या मतलब कि जो एक पूरा व्यक्ति है ब्राह्मण, जो एक हमारे गॉड हैं ब्रह्मा, उन गॉड ब्रह्मा के मुख से जिन व्यक्ति का वो हुआ है, प्रकट हुए हैं, वो है ब्राह्मण। और जो हाथों से प्रकट हुए हैं वो है क्षत्रिय, और जो पैरों से हुए हैं वो शूद्र। इस तरीके से उनको क्लेम किया गया है। कहाँ पर, पुरुष सूक्त के अंदर ये डिस्क्राइब किया गया है। प्रॉपर सोशल ऑर्डर, आपने आदि पर्वन ऑफ द महाभारत की स्टोरी में एक द्रोणा है, ठीक है। वंश द्रोणा एक ब्राह्मण था, द्रोण एक ब्राह्मण का नाम है, ठीक है ना। और ये अपने क्रू प्रिंसेस से बोलता है, और ये आपका इसका जो क्रू प्रिंस था उसका नाम था एकलव्य, ठीक है ना। ये एक फॉरेस्ट में जाता है हंटिंग के पर्पज से, ठीक है ना, और निषाद वगैरह ड्वेल करता है। तो जब द्रोण जो कि एक वो धर्म जानते थे, उन्होंने हु रिफ्यूज टू हिम एज हिज प्यूपल, तो उन्होंने इनको
उस द्रोण ने इन व्यक्ति को एकलव्य को अपना प्यूपिल मानने से इनकार कर दिया। तो एकलव्य दोबारा फॉरेस्ट गए, उन्होंने एक इमेज बनाई द्रोण की, ठीक है ना, क्ले से, और उनको अपना टीचर मानना शुरू कर दिया, ठीक है ना, और डेली प्रैक्टिस करते थे। धीरे धीरे करके क्या होता है कि उनके अंदर आर्करी की स्किल आ जाती है, यानी कि जो बाण चलाने की जो कला है वो उनके अंदर आ जाती है। एक दिन क्रू प्रिंस जो है वो डॉग की हंटिंग करने के लिए जाते हैं और फिर वो लकड़ियों की खोज में इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी वो एकलव्य से मिलते हैं। तो एक डॉग जो होता है वो स्मेल करता है डार्क निषाद रैप्ड इन ब्लैक डियर की स्किन को। तो उसकी बॉडी मतलब कि उन्होंने जो पहन रखा था वो उसी से मिलके बना हुआ था। तो डॉग इसे पहचान लेता है और उन पर घुराना शुरू कर देता है। एकलव्य बहुत अनॉय हो जाते हैं और वो 7 एरोज चलाते हैं अपने माउथ से, ठीक है ना। उसके बाद में जो डॉग होता है वो रिटर्न करके आता है पांडवास के पास में और वो इमेज देखता है कि वो जो आर्करी की इमेज है वो किसने करी है। फिर वो एकलव्य को ट्रेस करते हैं और वो उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं द्रोण का प्यूपिल हूँ, ठीक है ना। जो द्रोण है वो फेवरेट स्टूडेंट थे, ठीक है ना। हैड वंस टोल्ड हिज फेवरेट स्टूडेंट अर्जुन। द्रोणा का जो फेवरेट स्टूडेंट अर्जुन था वो क्या करता है, अपने वो उनके प्यूपल्स थे, तो अर्जुन जो है रिमाइंडेड कराता है द्रोणा के बारे में। तो द्रोणा को अप्रोच करते हैं कौन, एकलव्य, जो इमीडिएटली क्या थे, उसके टीचर थे द्रोण एकलव्य के। द्रोणा डिमांड करता है कि तुम अगर मेरे शिष्य हो, ठीक है ना, तो तुम्हें अपना जो राइट थंब है वो मुझे अब काट के मेरे चरणों में रखना पड़ेगा। एकलव्य बिना हेजिटेट हुए अपना राइट थंब काट देते हैं और उनके चरणों में उसे रख देते हैं, ठीक है। तो जब वो अपनी फिंगर काटते हैं और उसे चरणों में, तो द्रोणा जो होते हैं एक वर्ड निकालते हैं, नो वन वाज बेटर देन अर्जुन। द्रोणा ने एक वर्ड बोला था कि अर्जुन से बेटर कोई नहीं है, ठीक है। अब नॉन क्षत्रिय किंग्स। तो शास्त्रों के मुताबिक जो एकमात्र क्षत्रिय है, ठीक है ना, जिन्हें किंग बनने का अधिकार है, ठीक है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनेजेस हुए हैं जिनका ओरिजिन अलग अलग हुआ है, लेकिन उनके सोशल बैकग्राउंड्स अलग हैं। जैसे कि मौर्यों ने एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड करा था, ठीक है ना। और लेकिन मौर्यस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट है कि मौर्य क्षत्रिय थे या नहीं थे। कुछ बुद्धिस्ट के टेस्ट हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि वो क्षत्रिय थे, और कुछ बुद्धिस्ट के टेस्ट ये कहते हैं कि वो क्षत्रिय नहीं बल्कि वो लो ऑरिजिन से, है ना। तो शुंग और कनवास जो है, जो कि इनके इमीडिएटली सक्सेसर बने थे, मौर्य के बाद जो सक्सेसर के रूप में आए थे मगध पर, वो आए थे शुंग और कनवास। तो सुंघास और कनवास जो मौर्य के सक्सेसर हैं, सुंघास कनवास, ये इमीडिएट सक्सेसर थे मौर्य के, और ये ब्राह्मण्स थे, ठीक है ना। तो अगर क्षत्रिय को ही राजा बनने का अधिकार है, तो शुंग और कनवा जो कि मौर्य के आपके सक्सेसर रहे हैं, वो ब्राह्मण्स कैसे हो गए, वो ब्राह्मण्स थे। तो पॉलिटिकल पावर जो थी वो ओपन थी हर व्यक्ति के लिए, जिसके पास पावर है, जिसके पास रिसोर्सेज है, वो इंडिपेंडेंट है। जरूरी नहीं है कि वो बाय बर्थ क्षत्रिय ही हो, वो अपनी पॉलिटिकल पावर के हिसाब से किंग बन सकता है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल भी पता चल गया कि शुंग और कनवास क्या थे, ब्राह्मण्स थे। और रूलर है जैसे कि शका जो थे वो सेंट्रल एशिया के थे, उन्होंने हमारे इंडिया पे अटैक किया था। वो जो थे वो मलेच्छास थे, वो अपने आप को क्या बोलते थे, वो अपने आप को मलेच्छास बोलते थे, मलेच्छास या बारबेरियंस। और आउटसाइडर ब्राह्मण जो थे वो शका को क्या बोला करते थे, वो शका को बोलते थे मलेच्छास या फिर बारबेरियंस या फिर आउटसाइडर, ठीक है ना। उनको वो अपना ओरिजिन का नहीं मानते थे, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया से आए थे और अटैक करने के पर्पज से आए थे, उन्होंने इंडिया में अटैक किया था। सॉरी। तो क्या, तो उनको क्या बोला गया, बर्बेरियंस, आउटसाइडर और मलच्छास बोला गया ब्राह्मण्स के द्वारा। हालांकि एक इंस्क्रिप्शन है संस्कृत में लिखा गया, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, जिसमें रुद्रदमन जो है एक शक रूलर है 2nd सेंचुरी सीई के। तो रुद्रदमन कौन है, रुद्रदमन आपके एक शक रूलर है 2nd सेंचुरी सीई के। उन्होंने क्या करा था, सुदर्शन लेक को रिबिल्ड करवाया था। सुदर्शन लेक जो थी उसको क्या करवाया था, दोबारा से ठीक करवाया, रिपेयर करवाया, रिकंस्ट्रक्ट करवाया, रिबिल्ड करवाया। तो सुदर्शन लेक को रिबिल्ड करवाने वाले जो आपके रूलर थे वो कौन थे, शक रूलर थे, जो 2nd सेंचुरी सीई के थे, जिनका नाम था रुद्रदमन। तो रुद्रदमन आपको याद रखना है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट शक रूलर हैं 2nd सेंचुरी सीई के आपके, ठीक है ना। शक रूलर जिन्होंने सुदर्शन लेक को रिबिल्ड करवाया था, ठीक है। तो सुदर्शना लेक को रिबिल्ड करवाया, वो एक पावरफुल मलेच्छास थे, ठीक है। संस्कृत ट्रेडिशन के अंदर संस्कृत का जो अर्लियर इंस्क्रिप्शन है, संस्कृत के अर्लियर इंस्क्रिप्शन में वाकायदा रुद्रदमन का नाम लिखा है और उसमें बताया भी गया है कि उन्होंने जो है सुदर्शन लेक को रिबिल्ड करवाया था। 2nd सेंचुरी सीई के शक रूलर थे रुद्रदमन, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्टिंग क्या है कि जो दूसरे वाल सातवाहन डायनेस्टी में उन्होंने लिखा है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। उन्होंने अपने आप को यूनिक ब्राह्मण बताया है, ठीक है ना, वो भी ब्राह्मण थे, ठीक है। जो आपके सातवाहन थे वो भी ब्राह्मण थे, और शुंग और कनवास जो कि आपके सक्सेसर थे मौर्यास के, वो भी आपके ब्राह्मण थे। तो सातवाहन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर हैं जिनका नाम है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है। तो गौतमी पुत्र नहीं है, गौतमी पुत्र है, PUTA है, PUTRA नहीं है, आप याद रखें, आंसर राइटिंग में गलत ना हो जाए। तो गौतमी पुत्र श्री,
ठीक है ना, श्री सीरी वाला श्री है, SIRI वाला, SHRI वाला नहीं है। तो गौतमी पुत्र सीरी सतकनी, ठीक है ना, सतकनी। उन्होंने क्लेम करा था कि वो यूनिक ब्राह्मण से, एक ब्राह्मण, उन्होंने अपने आप को एक ब्राह्मण बोला था, ठीक है, ब्राह्मण। उन्होंने बोला था कि वो क्षत्रिय के प्राइड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो घमंड है कि वो ही एकमात्र रूलर बन सकते हैं, है ना, उस घमंड को ख़त्म कर देंगे कि वो हम ब्राह्मण से, हम शाक्य सतवाहन डायनेस्टी के हैं, हम ब्राह्मण से, और हम उनकी प्राइड को कम कर देंगे, ऐसा गौतमी पुत्र सतकनी ने कहा था, सीरी सतकनी ने कहा था। उन्होंने क्लेम करा था कि वो इंश्योर करेंगे कि कोई इंटर मैरिज नहीं होगी चारों वर्णाओं की आपस में, यानी चारों वर्णस आपस में इंटर मैरिज नहीं कर सकते। उसी समय उन्होंने एक मैरिज अलायंस से एंटर किया था, किसके साथ में, रुद्रदमन के साथ में, ठीक है। क्या करा था, रुद्रदमन के साथ में उनका एक मैरिज अलायंस था। रुद्रदमन कौन थे, उन्हीं के कंटेम्प्रेरी शक रूलर थे 2nd सेंचुरी CE में, जिस समय सातवाहन डेक्कन में रूल कर रहे थे। उसी समय शक रूलर रुद्रमोहन जो थे आपके वहाँ पर आपके नॉर्थ वेस्ट में रूल कर रहे थे 2nd सेंचुरी CE में। तो उन्होंने उनके साथ मैरिज अलायंस बनाया था। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट ओपन, हमेशा जो है कास्ट का इंटीग्रेशन के मामले में हमेशा एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस रही है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ये रही है। सातवाहन ने क्लेम करा था कि जो ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, तो ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग क्या है, किंग जो होता है वो क्षत्रिय होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, अपने आप को चारों वर्णा से अपहोल्ड रखता है ना। वो मैरिज अलायंस में एंटर करता है लोगों के साथ में, ठीक है, वो इस सब सिस्टम से एक्सक्लूड रहता है। एंडोगेमी करता है। एंडोगेमी मतलब क्या होता है, आप अपने ही किंगशिप में शादी कर सकते हो। एक्सोगेमी मतलब आप अपने ही किंगशिप में शादी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उन्होंने एंडोगेमी को प्रैक्टिस करा रेदर देन एक्सोगेमी सिस्टम, जो कि ब्राह्मणिकल टेस्ट में क्या रिकमेंड किया गया, एक्सोगेमी को रिकमेंड किया गया। लेकिन सातवाहन ने किसको अपनाया, एंडोगेमी को अपनाया, ठीक है। तो एंडोगेमी को अपनाने वाले सातवाहन थे, ठीक है। और एक्सोगेमी जो है वो रियली में होनी चाहिए ब्राह्मणिकल टेस्ट के मुताबिक। जातीज एंड सोशल मोबिलिटी, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो दूसरे टर्म में हम देखते हैं जातीज के मामले में, सोशल कैटेगरी जाति के मामले में थी। ब्राह्मणिकल थ्योरीज में लिखा हुआ है जाति जैसे कि वर्णा ये बाय बर्थ ही डिसाइडेड रहती है। बहुत सारे वर्णास हैं जो फिक्स्ड है 4 में, लेकिन जाति के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वर्णा आपके 4 ही हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन जाति पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जाति इनॉर्मस है, ठीक है। ब्राह्मणिकल अथॉरिटी जो है ये एनकाउंटर करती है नए ग्रुप्स को। एग्जांपल, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं जैसे कि निषाद होते हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो ऑक्यूपेशनल कैटेगरी होती है क्या होती है कि वो गोल्ड स्मिथ वनडे जिन्हें स्वर्णकर बोलते हैं, ठीक है ना, ज्वेलर जो होते हैं स्वर्णकार जिन्हें बोला जाता है, तो SUVARNAKAR सुवर्णकार बोला जाता है गोल्ड स्मिथ को, ठीक है। उसके बाद में ये इजीली फिट नहीं होते 4 फील्ड वर्णा सिस्टम के अंदर कि हम इन्हें आखिरकार कौन सी कैटेगरी के अंदर रखें। तो इसीलिए हमने, अगर हम जब हम डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे थे हमें किसको किस कैटेगरी में रखना है, तो फिर हमने जातीज का फॉर्मेशन कर दिया और हमने उनको जातीज में डाल दिया। तो जो ज्वेलर्स थे यानी कि जो सुवर्णकार थे, सुवर्णकार जो गोल्ड स्मिथ थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, निषाद जिन्हें बोला जाता था, तो उनके लिए हमने अलग से जाति बना दी। जाति जो होता है कॉमन जाति उस व्यक्ति को दी जाती है जो एक कॉमन ऑक्यूपेशन करते हैं। कॉमन ऑक्यूपेशन करने वाले हर व्यक्ति को एक जाति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम जाति बोलते हैं। जाति कॉमन ऑक्यूपेशन कॉमन प्रोफेशन शेयर करते हैं, जैसे कि कोई श्रेणी या गिल्ड है तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोई ऐसे कोई व्यापार वगैरह करता है तो बनिया। तो एक जाति हमने क्या करा, सेम ऑक्यूपेशन करने वाले लोगों को नाम दे दिया। हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिनमें हमें रिकॉर्ड्स मिले एंड ग्रुप्स के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एक स्टोन का इंस्क्रिप्शन है जो 5th सेंचुरी CE के अंदर हमें मिला है, जो कि हमें मंडासुर MP से मिला है, जिसमें एक हिस्ट्री रिकॉर्ड की गई है कि जो सिल्क वीवर का गिल्ड था वो ओरिजिनली कहाँ रहते थे, लता गुजरात में रहते थे, और वो वहाँ से कहाँ माइग्रेट करके चले गए, मंडसूर MP में माइग्रेट करके चले गए, जहाँ उन्हें दशपुरा बोला गया था, ठीक है ना। तो आपके जो गिल्ड थे, ठीक है ना, ट्रेड करने के जो गिल्ड वाले जो लोग थे जो कि लता गुजरात में रहते थे, वहाँ से वो मंडासुर MP के अंदर ट्रांसफर हो गए, जहाँ पे उन्हें दशपुर के नाम से जाना जाने लगा या दशापुरा के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है ना, MP के मंडसार में। ये हमें एक इंस्क्रिप्शन से पता चला है जो कि 5th सेंचुरी CE का है, कि जो लता गुजरात में रहने वाले सिल्क वीवर थे, सिल्क की वीविंग करने वाले जो व्यक्ति थे वो लता गुजरात में रहते थे, वो सिल्क वीविंग करने वाले व्यक्ति लता गुजरात से MP मंडासुर में ट्रांसफर हो गए थे, और वहाँ उन्हें किस नाम से जाना जाने लगा, दशपुरा के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। ये हमें एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी रही होगी कि बच्चों के साथ किंग फुग के साथ में कैसे हमें करना है। लोकल किंग्स जो थे वो अपने आप को बहुत ग्रेटनेस बताया करते थे सेटलमेंट इन किंगडम के अंदर। तो इंस्क्रिप्शन जो है हमें एक फैसिनेटिंग ग्लिम्स प्रोवाइड कराता है, सोशल प्रोसेस प्रोवाइड कराता है कि हमें देखना होता है कि कौन व्यक्ति का सेम ऑक्यूपेशन है तो वो कौन सी जाति का, कौन गिल्ड और श्रेणीज को अलग जाति में रखा गया।
हर व्यक्ति का कोई क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन के अंदर है, तो कोई किसी की अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करता है। तो सेम अगर किसी की कॉमन ऑक्यूपेशन है और वो एक से ज़्यादा व्यक्ति कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने अलग से जाति का फॉर्मेशन कर दिया था। ठीक है ना। ये सिल्क वीवर क्या करते थे उसके बारे में एक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। ये संस्कृत का टेस्ट और इंस्क्रिप्शन में यूज किया गया टर्म जिसका नाम है वनिक। वनिक का मतलब क्या होता है? टू डिजाइन इट मर्चेंट। जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में एक ऑक्यूपेशन को डिस्क्राइब करते हैं तो वैश्य दिया जाता है। ठीक है ना, शास्त्रों में उस व्यक्ति को वैश्य बोला जाता है। ठीक है ना। तो एक एविडेंट मिला है हमें मृच्छकटिका से, जो कि शूद्रका ने लिखी है। तो शूद्रक के द्वारा लिखी गई एक एविडेंट है, इसका नाम है मृच्छकटिका। मृच्छकटिका, मृच्छकटिका। ठीक है ना। तो आपकी जो ये मृच्छकटिका है, इसको लिखने वाले शूद्रका है ना, 4th सेंचुरी सी के अंदर इसको लिखा है। यहाँ पे जो हीरो है वो चारुदत्त हैं, जिन्होंने अपने आप को ब्राह्मण और श्रुतवाह और मर्चेंट दोनों बताए। 5th सेंचुरी के इंस्क्रिप्शन में ये 2 ब्रदर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा डोनेशन दिया था टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए एज अ क्षत्रिय वनिक। ठीक है ना। तो आपको ये याद क्या रखना है? मृच्छकटिका याद रखनी है आपको, और आपको लिखने वाले व्यक्ति शूद्र का याद रखने हैं, जिन्होंने की इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्पल के डोनेशन दिए एज अ क्षत्रिय वनिक। इनका नाम क्या था? चारुदत्ता। तो बियॉन्ड द 4 वर्णास इंटीग्रेशन, देखो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो हम देखते हैं कि देयर वर आर एंड ऑलवेज हैव बीन पॉपुलेशन हु सोशल प्रैक्टिस वर नॉट इन्फ्लुएंस बाय ब्राह्मणिकल आइडियाज़। बहुत सारी ऐसी सोशल प्रैक्टिस भी होती थी यानी कि जो ब्राह्मण्स के आइडियाज से इंस्पायर्ड नहीं थी, यानी जो ब्राह्मण्स करवाते थे वो नहीं थी, या ब्राह्मण्स के मोटिव या ब्राह्मण्स का जो आइडियाज़ है उनके अंदर नहीं थी, वो वाली प्रैक्टिस भी होती थी। हमें संस्कृत के टेस्ट से जब फिगर मिले हैं तो हमने वहाँ पर देखा है कि बहुत सारे ऑड जो हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, जैसे एनिमल के टाइप के ऐसे भी रिचुअल्स हमें मिले हैं जो ब्राह्मण्स क्या नहीं करते थे, ब्राह्मण्स अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखते थे। जैसे कि एग्जांपल है फॉरेस्ट ड्वेलर, जो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, और जो रिमेन्स होता था उसे अपने सब्सिस्टेंस यूज़ के लिए रखते थे। ठीक है ना। ऐसी कैटेगरी को निषाद बोला जाता है, जो इस कैटेगरी के लोग होते हैं, या एकलव्य बोला जाता है। ऐसे लोग जो जंगल में रहते हैं, हंटिंग गैदरिंग करते हैं और स्टोर करते हैं फूड को आगे अपने यूज़ करने के लिए, उनको हम निषाद या एकलव्य के नाम से बोलते हैं। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी को। तो अदर जो थे, जो व्यू करते थे कि पॉपुलेशन है जैसे कि नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट हैं, है ना, तो इनको इजीली अकोमोडेट करना आसान नहीं था, क्योंकि ये एक सेटल्ड एग्रीकल्चर के रूप में बहुत जल्दी नहीं बन पाए थे। तो वो लोग जो नॉन संस्कृत बोलते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें लेबेड किया गया कि वो मलेच्छास हैं, है ना, और वो कहीं और से आए हैं और उनके आइडियाज़ और वो बिलीफ जो हैं वो लोगों से अलग हैं। तो ये जो रिलेशन था, नेचर ऑफ रिलेशन था, ये हमें कुछ स्टोरीज़ में महाभारत की में मिलता है। ठीक है, ये एक स्टोरी है जो आदि पर्वन और महाभारत में। तो जो पांडवास थे वो फॉरेस्ट में चले गए थे, ठीक है ना, फॉरेस्ट चले गए थे वो। तो जब वो वहाँ पे टायर्ड होकर के सो गए थे, तो वहाँ पर एकमात्र भीम था जो पांडव में दूसरे नंबर पर आता है, दूसरा भाई था मतलब कि। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था कि वो कीप वॉच करते रहे कि जब उनके 4 भाई सो रहे हैं तो वो चौकीदारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक आदमी था जो राक्षसा था, जिसने क्या करा था, एक और द सेंट ऑफ पांडवास एंड सेंट हिज सिस्टर हिंदेबा टू कैप्चर दैम। ठीक है, तो ही फेल इन लव विद भीमा, तो शी फेल इन लव विद भीमा। तो ऐसा हुआ था कि एक मैन था, वो पांडवास को ये सब देखता है, वो अपनी बेटी हिंदुमा को सेंट हिज सिस्टर हिंदिमा टू कैप्चर दैम। तो वो अपनी बेटी हिंदिमा को पकड़ने के लिए भागता है। तो वो जो लड़की थी वो भीम के साथ मतलब लव में फेल हो जाती है, यानी उन्हें से भीम से लव हो जाता है। तो वो ट्रांसफ़र करती है अपने आप को एक लवली मैदान में और उसको प्रपोज करती है। वो मना कर देता है, तो राक्षसा जो है आता है वापस, वो भीम को चैलेंज करता है। ठीक है ना, और एक मैच रखता है, रेसलिंग का, कुश्ती का एक मैच रखता है। भीमा उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर देता है और उसे मार देता है। ठीक है ना, ख़त्म कर देता है। उसके बाद ये नॉइज़ आती है कि हिदिमा जो है ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो भीम से प्यार करती है। ठीक है ना, और उसने कुंती से कहा है कि मैं आई हैव फॉरसेकन माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्त की वजह से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मेरे धर्म माई किन, मैं एक गुड लेडी हूँ, और तुम्हारा बेटा जो है वो टाइगर की तरह है, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है ना, और लेट मी जॉइन यू ग्रेट लेडी एंड विद योर सन एज, मैं क्या तुम मुझे अपनी क्या तुम मुझे परमिशन दोगी कि मैं तुम्हारे बेटे को अपना पति बना पाऊँ। अल्टीमेटली जो युधिष्ठिर थे वो मैरी के लिए शादी के लिए एग्रीड हो जाते हैं और स्पेंड द नाइट, वो एक साथ मतलब भीम के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जब नाइट को वापस आते हैं, ठीक है ना, तो कपल जो है वो रोम करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ डे, पूरे दिन वो घूम फिर के जब वापस आते हैं तो जो हिदिमा है वो क्या करती है, एक रक्षा को जन्म देती है, जिसका नाम, एक बच्चे को जन्म देती है हिदिमा। उस बच्चे का नाम क्या होता है? उस बच्चे का नाम घटोत्कच होता है। तो उसकी मदर और सन जो होते हैं
पांडवादी घटोत्कच किसका बेटा है? भीम का बेटा है। और माता का नाम क्या है? हिदिमा है, जो कि भीम से प्यार में पड़ गई थी, भीम से प्यार करने लग गई थी, तो घटोत्कच उनको हुआ था। घटोत्कच भीम का बेटा था। घटोत्कच प्रॉमिस करता है कि वो पांडवास के पास में जब वापस आएगा, जब भी पांडवास को घटोत्कच की जरूरत पड़ेगी, वो पांडवास की हेल्प करने के लिए वापस आएगा, क्योंकि वो भीम का बेटा था। तो हिस्टोरियन सजेस्ट करते हैं कि जो रक्षसा है ये यूज़ किया जाता था लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, अलग प्रैक्टिस के लिए ब्राह्मणिकल टेस्ट्स के अंदर। तो बियॉन्ड द फोर वर्ना, सबॉर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे ब्राह्मण्स को हम कंसीडर करते हैं कि ये लोग जो थे बीइंग आउटसाइड द सिस्टम दे ऑल्सो डेवलप, इन्होंने अपने सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे सोशल डिवाइड कर दिए थे कैटेगरीज के अंदर। जैसे कि अनटचेबल, ये क्या करते थे कि ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते थे, कनेक्ट करते थे, परफॉर्मेंस करवाते थे, उन परफॉर्मेंस से ब्राह्मण्स को क्षत्रिय, क्षत्रिय को ब्राह्मण्स में ऐसे कन्वर्ट कर दिया करते थे अपने रिचुअल और प्रैक्टिस के थ्रू। तो इन्होंने अपने आप को कंसीडर किया था कि ये प्योर है, ठीक है ना, ये किसी भी प्रकार का अनटचेबल का फूड नहीं खाएंगे, उनके द्वारा टच की गई चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, ये अपने आप को प्योरिटी एक्सपेक्ट से देखते थे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी जो रिगार्डिंग पर्टिकुलरली पॉल्यूटिंग होती थी, जैसे कि कॉप्स, डेड एनिमल्स को टच करना, उनको खाना, ऐसे टास्क को करने वाले लोगों को चंदलाज बोला जाता था, ठीक है ना, जो कि हायरार्की में सबसे बॉटम कैटेगरी में रखे जाते थे। जो जानवर वगैरह को मीट वगैरह को खाते थे, उनको टच करते थे, तो उनको चंदलाज बोला जाता था, जो कि हायरार्की की लो कैटेगरी में आते थे, ठीक है ना। तो चंदलास उनको वेरी बॉटम में रखा जाता था, तो उनको टच करना कोई पसंद नहीं करता था। जो अपर कास्ट के लोग होते थे उन्हें पॉल्यूटिंग मानते थे, जो कि टॉप ऑफ द सोशल ऑर्डर है, वो उनको पॉल्यूटिंग मानते थे और उनसे दूर रहने की कोशिश करते थे। किससे दूर रहने की कोशिश करते थे? चंदलास से, ठीक है। तो मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि चंदलास की क्या क्या ड्यूटीज़ है। तो उन चंदलास की ड्यूटीज़ में मनुस्मृति ने बताया है कि उनकी पहली ड्यूटी है कि वो विलेज के बाहर रहेंगे, ठीक है ना, और वो डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है ना, और वो वियर क्लोथ ऑफ द डेड, ऑर्नामेंट्स ऑफ एन, और वो जो कपड़े पहनेंगे वो डेड लोगों के कपड़े पहनेंगे, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, आयरन की ऑर्नामेंट्स वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और वो विलेजेस और सिटीज़ में कभी सिर्फ और सिर्फ नाइट के अंदर आ सकते हैं, अदरवाइज उन्हें मनुस्मृति में बाकायदा लिखा हुआ है कि ये शूद्र बोला जाता है, जिनको कि चंदलास के नाम से जाना गया है, जो कि मीट वगैरह खाते हैं, हायरार्की के सबसे लो ऑर्डर में, लो में आते हैं, लो में बॉटम में आते हैं चंदलास। तो उनकी ड्यूटी क्या है कि वो विलेज के बाहर रहें, टाउन्स के बाहर रहें, केवल नाइट में अंदर आए, और जो डेड डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स को यूज़ करें, है ना, डेड ऑफ द ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन्स जो है उन कपड़ों को पहने, ठीक है ना। उन्होंने डिस्पोज किया कि वो अपनी बॉडी को अब डिस्पोज करें, और मतलब कि बाहर डिस्पोज करें। चाइनीज़ बुद्धिस्ट आए थे जिनका नाम था फांजियान। फांजियान जो थे इंडिया में 5th सेंचुरी CE के अंदर आते हैं। उन्होंने अनटचेबल्स की कंडीशन के बारे में लिखा है कि किस तरीके से जब वो स्ट्रीट में जाते थे तो लोग उन्हें अवॉइड करते थे, उनको देखना तक अवॉइड करते थे, उनका टच भी नहीं करते थे अपने आप को। तो चाइनीज़ पिलग्रिम्स जो जुआनजेंग 7th सेंचुरी में आते हैं, यानी पहले फाजियान आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, सॉरी, जो कि आपके गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे। तो 5th सेंचुरी CE में फाजियान आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 7th सेंचुरी CE के अंदर आपके जुआनजेंग आते हैं। दोनों ही क्या थे? चाइनीज़ पिलग्रिम थे, बुद्धिस्ट टेस्ट के लिए आए थे, फाजियान और जुआनजेंग, ठीक है। जुआनजेंग आपके कब के हैं? 7th सेंचुरी CE के, और वो आपके 5th सेंचुरी CE के फायान है। दोनों ने ही जो ऑब्जर्व किया था कि किस तरीके से वो स्कैवेंज खाने को खाया करते थे, लोग उनसे दूर रहते थे, अगर गली में आते थे तो अपने साथ अपने पैरों में लगा के आते थे, पैर से पता चल जाए कि अनटचेबल्स या फिर ये लोग चंदलाज आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टोरियंस ने बताया है कि चंदलास को लाइफ ऑफ डिग्रेडेशन एक्सेप्ट करने पे मजबूर किया जाता था। कभी कभी तो उनके साथ इतना गंदा बिहेव किया जाता था कि उन्हें सोशल रियलिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ उन्हें जीने में फेस करनी पड़ती, अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती थी। ये चंदलास के ऊपर पूरा लिखा हुआ है कि बोधिसत्व किस तरीके से चंदलास बताया, चंदलास के बारे में पूरा इसमें लिखा है, आपको ये पढ़ना है, मैं भी इसको पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन हम इसको बाद में कल की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम कल पढ़ेंगे तो पहले हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे, और कल ये चैप्टर हमें ख़त्म कर देना है, ठीक है। कल हम यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे और कल हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे।